हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोएब। तो गाइज आज से हम कौन सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर पे सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज़ हेल्प करेगी। तो मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ को हम किस तरह से चलाएंगे। आपको 8 से 10 वीडियोज़ मिल सकती है जिसमें आपको 8 से 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से 10 वीडियोज़ में आपके जो मेन 8 टॉपिक्स होंगे, या 8 हुए या 10 हुए, आपको 8 से 10 टॉपिक्स भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में प्लस एमसीक्यूज़ की यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट ना रहे। ठीक है, इस तरह से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ताकि हमारे एंड से जो भी आगे वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पीडीएफ की बात करें, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आज आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टॉप 40 एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक है आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल में। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे बताए फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, उसके बाद एकर्ट एंड मोकले। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका B1, एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा समझे क्वेश्चन का कह रहा है, यहाँ पे आप चार्ल्स बेबेज को मार्क नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का पूछा गया, इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका एडवर्ड रॉबर्ट। अगर यहाँ पे पूछा था हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फिर होता आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पूछा था मॉडर्न कंप्यूटर का बताएं, तो मॉडर्न कंप्यूटर का अगर पूछा जाता तो फिर इसका जो आंसर होता वो होता आपका एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इस तरह से आपको पता पता होना चाहिए कहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको क्या आंसर करना है। ठीक है, फादर देख के कंप्यूटर देख के आप चार्ल्स बेबेज को मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बताएं, तो वो है आपका कौन सा? एबस्कस। ठीक है, अब ये डेवलप कब हुआ था? ये डेवलप हुआ था 1602 में। ठीक है, और डेवलपर का नाम क्या था? डेवलपर का नाम था आपका टिम क्रैमर। ओके, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जैकर्ड लूम की। जैकर्ड लूम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है ये कंप्यूटर, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपके पंचिस कार्ड यूज़ किए गए थे एज अ स्टोरेज यूनिट फॉर द फर्स्ट टाइम जैकर्ड लूम में ही किए गए थे। ठीक है, और जैकर्ड लूम जो है कब डेवलप किया गया था, तो मैं आपको बता दूँ, जैकर्ड लूम जो है ये 1801 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, ये भी आपको क्लियर रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। अब आपको बताना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की जब बात आएगी तो वो है आपका कौन सा? टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन जो है ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, उसके बाद इनको टैबुलेटिंग मशीन को डेवलप किया गया था होलरिथ के द्वारा। ओके, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एनालिटिकल इंजन इज द फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया गया था आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्लियर है। अब एनालिटिकल इंजन डेवलप कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1837 में। ओके, ईयर भी याद रखना है, किसने डेवलप किया था ये भी याद रखना है, कंप्यूटर का नाम भी याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा आपका? टैबुलेटिंग मशीन, और डेवलप बाय होलरीथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डाटा की कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, निबल नहीं, उसके बाद बिट, ओके, बाइट नहीं, उसके बाद के बिट जो है ये भी नहीं कहते। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका B1, दैट इज बिट। ठीक है, बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की। और हाईएस्ट पूछा जाए अगर यहाँ पे हाईएस्ट यूनिट बताएं, तो वो मैं बता दूं आपको, वो उसको कहते हैं जियो बाइट। ठीक है, और जियो बाइट किसके बराबर होती है? 1024 ब्रोंटो बाइट। ठीक है, ब्रोंटो बाइट के बराबर होती है आपकी जियो बाइट। ठीक है, ये हाईएस्ट यूनिट है डाटा की। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मैनी जनरेशन आर देयर। ठीक है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन से आपको यहाँ पे बताना है, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5 जनरेशन से कंप्यूटर की। ओके, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विच स्विचिंग डिवाइस हार्डवेयर इज यूज्ड। ठीक है,
जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, वहाँ पे स्विचिंग डिवाइस हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स था वो, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स या लार्ज स्केल आईसी या वेरी लार्ज स्केल आईसी, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, या सी आपका ऑप्शन है आईसी। बताएं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी स्विचिंग डिवाइस यूज़ की गई थी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका A1, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है सेकंड जनरेशन में बताएं, ठीक है, सेकंड जनरेशन में बताएं स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, तो मैं आपको बता दूं फिर इसका आंसर हो जाता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपकी जो स्विचिंग डिवाइस है ये सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई है। उसके बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है थर्ड जनरेशन का बताएं, ठीक है, फिर इसका आंसर हो जाता है आपका आईसी। आईसी जो है ये थर्ड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता बताएं फोर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का बताएं स्विचिंग डिवाइस जो है वो कौन सी थी, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका लार्ज स्केल आईसी या वेरी लार्ज स्केल आईसी, ठीक है। ये आप कह सकते हो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है बताएं फिफ्थ जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, तो उसका आंसर होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था एज अ स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। अब यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1020 बाइट, 1024 MB, 1024 GB। ये GB भी नहीं है, MB भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें 1024 होता है हर जगह, ठीक है, 1020 कुछ नहीं होता। उसके बाद 1024 बाइट इज द राइट आंसर। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है, और यू कैन से दैट 1024 बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? 1, 2, 3 या 4? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3, ठीक है। अब इन पार्ट्स के आपको नाम याद रखने। CPU के जो मेन 3 पार्ट्स है वो है आपके, एक आ गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब जो भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है या लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसके लिए कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब जो आपका डाटा, ठीक है, जब आप डाटा को इनपुट देते हो उसको फैच कौन सा यूनिट करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद फैचिंग के बाद डी कोडिंग का काम भी कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। उसके बाद एग्जीक्यूशन का काम भी कौन करता है? एग्जीक्यूट कौन करता है? कौन सा यूनिट करता है डाटा को, ठीक है, वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट। आप ये कह सकते हो डाटा को एग्जीक्यूट, डी कोड जो है उसके बाद फैचिंग का काम कौन करता है? CPU। बट CPU में कौन सा कंपोनेंट करता है? तो वो है आपका कंट्रोल यूनिट। उसके बाद इसी डाटा को स्टोर कौन सा यूनिट करता है? मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर्स डाटा, ओके। ये भी आपको क्लियर होगा। अब ये जो डाटा को स्टोर करता है ये टेम्परेरी भी स्टोर करता है और परमानेंट भी स्टोर करता है डाटा को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है ये कहाँ पे होता है? कौन से कंपोनेंट में होता है मेमोरी यूनिट के? तो मैं आपको बता दूं ये होता है रैम में, ठीक है। उसके बाद जो परमानेंट स्टोरेज होता है डाटा का ये कहाँ पे होता है? ये होता है रोम में, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ पे होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कंट्रोल यूनिट का क्या बताया? डाटा को फैच करता है, डी कोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ ये कंट्रोल करता है किसको? इनपुट को और किसको? आउटपुट को, ठीक है। ये भी आपने इसके लिए याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट डाटा को फैच करता है, डी कोड करता है। अब ये जो फैचिंग है ये फैचिंग कंट्रोल यूनिट का कौन सा कंपोनेंट करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। फैचिंग का काम ये वाला कंपोनेंट करता है आपके कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ डी कोडिंग का हमने पढ़ा, कंट्रोल यूनिट डी कोड करता है। अब कंट्रोल यूनिट का कौन सा कंपोनेंट डी कोड करता है? तो मैं बता दूं अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है? डी कोडिंग का, ओके। तो उसके बाद जो फैचिंग का काम है वो कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। ये कंपोनेंट है किसके? कंट्रोल यूनिट के मेन दो कंपोनेंट है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है ना? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है ये परफॉर्म करता है जो भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है या लॉजिकल ऑपरेशन होता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डाटा को फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है और डी कोड करता है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट स्टोर करता है डाटा को, और वो जो स्टोरेज होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज भी हो सकता है या परमानेंट स्टोरेज भी हो सकता है। जो टेम्परेरी स्टोरेज है ये कहाँ पे होता है? कौन से कंपोनेंट में होता है आपके मेमोरी यूनिट के? और वो कहाँ पे होता है? आपकी रैम में, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद ये जो परमानेंट स्टोरेज होता है ये कहाँ पे होता है? रोम में, जिसको आप कहते हो
रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के जो दो मेन कंपोनेंट है, एक काम करता है फैचिंग का, दूसरा काम करता है डीकोडिंग का, ठीक है। हमने क्या देखा, कंट्रोल यूनिट फैचिंग और डीकोडिंग करता है, और फैचिंग और डीकोडिंग भी यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट इसको परफॉर्म करते हैं। अब फैचिंग का काम कौन सा कंपोनेंट करता है, वो होता है प्रोग्राम काउंटर, और डीकोडिंग का काम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। अभी यहाँ पे हमने ऊपर रीड किया, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, रोम, उसके बाद बी है आपका रैम, सी है आपका सेकेंडरी, डी है आपका प्राइमरी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वोलाटाइल का मतलब हो गया टेम्परेरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा हमने, टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ पे होती है, रैम में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रैम, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है नॉन वोलाटाइल बताएं, ठीक है। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया इसी का अपोजिट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट हो गया। अभी क्या बताया, परमानेंट स्टोरेज कहाँ पे होता है, रोम, तो फिर नॉन वोलेटाइल पूछा जाता तो इसका आंसर होता रोम, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद 10th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड, ठीक है। 100, 102, उसके बाद 104 या 103, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 104, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे कीज होती है वो होती है 104। 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फीफो स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपका, फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, बी ऑप्शन है आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन, सी ऑप्शन है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका C1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे देखिए आप ये क्या कह रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो आपका डाटा प्रोसेस हो रहा होता है कहाँ पे, CPU में, ठीक है। ये प्रोसेसिंग जो होती है हमें फीफो कंसेप्ट क्या बताता है, फीफो मेथड हमें क्या बताता है, ये प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, जिस डाटा की जो एंट्री है सबसे ओल्डेस्ट होगी उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट एंट्री की, या आप कह सकते हो सबसे फर्स्ट एंट्री की, जो सबसे फर्स्ट एंट्री या सबसे ओल्डेस्ट एंट्री होगी डाटा की, उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद जिसकी एंट्री होगी फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जिसकी एंट्री होगी फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। इस तरह से जिस डाटा की एंट्री सबसे लास्ट पे होगी उसकी प्रोसेसिंग भी सबसे लास्ट पे होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पे ये कंसेप्ट दे रहा है हमें फीफो मैथड। 12th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वीडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या नन ऑफ दिस, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन की हार्ड कॉपी, सी ऑप्शन है आपका सॉफ्ट कॉपी, बताएं यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर आउटपुट आपको दिखता है वो होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी अगर होती तो वो कौन सा आउटपुट डिवाइस आपको देता, वो देता प्रिंटर इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हार्ड कॉपी। बट यहाँ पे जो कंप्यूटर मॉनिटर पे आपको आउटपुट दिखता है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। 13th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट का रिजल्ट है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपको एक कंप्यूटर देता है, वो इंफॉर्मेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, डाटा होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। आउटपुट का रिजल्ट होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो डाटा होता है ये रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, और जब इसी डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है फिर उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है इसको एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ किया गया था कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन के लिए, या फोर्थ जनरेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ जनरेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ठीक है, ये एक ऐसी चिप होती है जहाँ पे आपको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट प्लस आपको क्या मिलता है, आपको कंट्रोल यूनिट, उसके बाद आप कह सकते हो रजिस्टर एरे, ठीक है। इस सिंगल चिप पे आपको ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं CPU के, और मेमोरी यूनिट उसके बाद अलग से होता है, ठीक है। इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नाउन एज, क्या बोलते हैं, CCTV बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, DVU बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं नन ऑफ दिस। बताएं मुझे यहाँ पे इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है कंप्यूटर मॉनिटर को बोला जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, VDU। 16th क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, विच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन है कि आप बताएं मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बताना है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था इसका आंसर क्या आपका एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग इज नाउन एज द
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, 17th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 17th क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग सर्किट इज यूज एज मेमोरी डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे बताना है कंप्यूटर में कौन सा सर्किट, ठीक है, जो एक्ट करता है एज अ मेमोरी डिवाइस। ठीक है, ए आपका फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद बी आपका रेक्टिफाइड, सी आपका एटोनेटर, उसके बाद डी आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जो है ये सर्किट यूज्ड होता है एज अ मेमोरी डिवाइस। ठीक है, ये स्टोर करता है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में ये डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद यहाँ पे 18th क्वेश्चन है, यहाँ पे बताएं EEPROM स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकली एनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकली एनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका A1, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 क्वेश्चन का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट बताना है आपने। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या, करेक्टर नहीं, ये स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकता। डॉट पिच, जो पिक्सल, एक पिक्सल से लेके दूसरे पिक्सल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है डॉट पिच। ठीक है, उसके बाद सी है आपका पिक्सल। ठीक है, उसके बाद डी है आपका बिट। ठीक है, ये तो आपका आ गया डाटा की जो है यूनिट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पिक्सल। ठीक है, ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी हो जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे डॉट पिच की, तो डॉट पिच यहाँ पे स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया डॉट पिच क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन दो पिक्सल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिक्सल है ये है आपका स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट वीडियो मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये मैंने आपको बता दिया। अगर पूछा जाता वोलाटाइल का, ठीक है, अगर वोलाटाइल का पूछा जाता इसका मतलब होता बताएं कौन सी इनमें से टेम्परेरी है। टेम्परेरी मैंने क्या बताया आपको, वो है आपकी रैम। यहाँ पे पूछा गया नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट पूछा गया, तो परमानेंट आपकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, रोम में। मैंने आपको बता दिया ऊपर। उसके बाद बात करेगा इस 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन का कह रहा है आपका GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफ यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका D1, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस क्या करवाता है, यूजर को इंटरेक्ट करवाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ। किसके थ्रू, ग्राफिकल आइकॉन्स के थ्रू, ऑडियो इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ये नहीं कहता है कि आपको अगर कंप्यूटर को कमांड देनी है तो आप टेक्स्ट करें। ठीक है, आप कुछ लिख के कमांड दें। अगर लिख के कमांड देनी होती तो फिर उसको कौन सा इंटरफेस कहते, फिर उसको कहते कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, MS-DOS में। ठीक है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। बट ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपका आ गया कहाँ पे, विंडोज में। ठीक है, या आप कह सकते हो आपका लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे भी कौन सा इंटरफेस है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आप डायरेक्ट बिना कुछ टाइप किए कमांड देते हो कंप्यूटर को। ठीक है, बट कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में MS-DOS में आपको पता होगा आपको लिखना पड़ता था, उसके बाद कंप्यूटर कमांड लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे बताएं 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ASCII स्टैंड्स फॉर। ठीक है, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीजर इंटरचेंज, बी आपका ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीजर इंटरचेंज, सी ऑप्शन है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका जो राइट आंसर है वो आपका C1, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये वाला कोड गाइस रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, आपके डाटा की एनकोडिंग करने के लिए। डाटा को एनकोड किस फॉर्म में करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में इसने एनकोड किया, और एनकोड जो किया वो किसको किया, वो किया आप जो भी इनपुट देते हो इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर। ठीक है, पंचुएशन मार्क या किसी भी तरह का कोई इनपुट दे रहे हो आप, उसको ये एनकोड कर देता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। ठीक है ना, और डी कोडिंग कौन सा कंपोनेंट करता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। यहाँ पे 23 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है पंच कार्ड, ठीक है, वह डिवेल्प बाय, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, पंचिस कार्ड को किसने डेवलप किया, वो किया आपका होलेरिथ ने। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर डेवलप बाय। ठीक है, आप बताएं IC
जो कौन सी जनरेशन में यूज़ किए गए, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने अभी ऊपर रीड कर लिया। इसको डेवलप किया गया है जैक किल्बी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 25th क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नाउन एज परम 6000, परम 8000, सागा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका परम 8000, ठीक है। परम 8000 इज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं, आप मुझे बताओ, अगर ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है तो कौन से ईयर में ये डेवलप हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1991 में, ठीक है, 1991। ओके, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आईपीओएस, ओपीओएस, पीओएसआई या पीएसआईओ, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आईपीओएस, ठीक है। कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से होती है? सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको मिलता है आउटपुट, उसके बाद क्या होती है? स्टोरेज। इस तरह से फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की, ठीक है। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ कमांड इज नोन एज, ठीक है। बताएं सेट ऑफ कमांड को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप देखो, अगर मैं आपको पूछता हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे? चिप से, CHIPS, एच का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सेट ऑफ कमांड इज नोन एज इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 28 क्वेश्चन कह रहा है, अबस्कस, ठीक है, वॉज डिवेल्प्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हमने क्या पढ़ा था अबस्कस के बारे में? ये क्या है? आपका फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है, ठीक है। और कौन से ईयर में डेवलप हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया था? तो इसको किया था चाइना ने, ठीक है। और डेवलपर का नाम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ईयर भी बता दिया कौन सा, 1602। डेवलपर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा आपको। उसके बाद 29 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। क्या ये सीक्वेंस सही है इन टर्म्स ऑफ साइज? या माइक्रो कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मिनी कंप्यूटर, उससे छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे छोटा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर नाम से ही बता रहा है ये सबसे बड़ा होगा, तो इसको सबसे छोटा रखा गया, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर बराबर होता है मिनी, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो किसी कंप्यूटर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। और नन ऑफ दीज जो है अभी हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका A1, ठीक है। सबसे छोटा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो और मिनी में आपको जो है वो क्या हो जाता है, वो डाउट हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो आपको पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन माइक्रो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं, इनको नेक्स्ट आइज से मतलब नहीं देखा जाता, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब माइक्रो आपने ऑर्गेनिज्म के साथ लगाया तो वो सबसे छोटे हो गए, ठीक है। तो इससे रिलेट करके आप कंप्यूटर को याद रख सकते हो। तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर, ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपका मिनी कंप्यूटर, उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सबसे बड़ा आ गया आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 30 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नोन एज बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको आपने याद रखना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोला जाता है बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, और ऊपर मैंने जो भी क्वेश्चन कराया किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि एग्जाम में भी इनमें से कोई क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं अच्छे से कौन सा था, आई थिंक यही था। 31 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप एंड टैबलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है किसकी एग्जाम्पल है, कि माइक्रो कंप्यूटर की है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की है, सुपर कंप्यूटर की है, या मिनी कंप्यूटर की है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप है, ठीक है, और लैपटॉप है, तो ये आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर में तो नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो इसका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर है क्योंकि यहाँ पे पाम टॉप यूज़ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे देखें, कैट, कैम, IBM 17, PDP 11 और द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसी एग्जाम्पल है? माइक्रो की है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की है, सुपर कंप्यूटर की है, मिनी कंप्यूटर की है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये एग्जाम्पल से मिनी कंप्यूटर की, इनको आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे CAD और CAM की फुल फॉर्म बताएं आप।
तो मैं आपको बता दूं CAD की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड मशीन, ठीक है, सॉरी डिज़ाइन। तो उसके बाद अगर यहाँ पे CAM की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो कंप्यूटर एडेड मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेव फर्स्ट, परम सिद्धि और परम 8000 आता है एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की है, सुपर कंप्यूटर की है, मिनी कंप्यूटर की है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और क्रेव फर्स्ट ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो परम 8000 जो है ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब एग्जांपल्स में ये दो सुपर कंप्यूटर है, तो ये एग्जांपल भी किसकी होंगी, सुपर कंप्यूटर की ही होंगी, ठीक है। उसके बाद 34 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डज है मल्टीपल प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर किस कंप्यूटर में आपको देखने को मिलते हैं, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका माइक्रो कंप्यूटर, बी ऑप्शन है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी ऑप्शन है आपका मिनी कंप्यूटर, डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर का पूछा गया तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद बात करें अगर वन प्रोसेसर की, तो वन प्रोसेसर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, माइक्रो कंप्यूटर में। उसके बाद बात करें टू या उससे ज़्यादा प्रोसेसर की, तो वो है कहाँ पे, मिनी कंप्यूटर में। उसके बाद अगर बात करें मल्टीपल प्रोसेसर की, तो वो है कौन से कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। अब का आपको बता रहा है वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि है या परम 8000 है, उसके बाद फुगाकू है या क्रेव फर्स्ट है। तो क्रेव फर्स्ट जो है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर इस तरह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको पता है एडवांसमेंट आ जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद परम 8000 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे परम सिद्धि की, इंडिया का ये क्या है, फर्स्ट और इंडिया का ये लेटेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। फुगाकू जो है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और ये वर्ल्ड का लेटेस्ट भी है, ठीक है। वर्ल्ड का लेटेस्ट भी है और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट भी है। इंडिया का लेटेस्ट कौन सा, परम सिद्धि, और अगर फास्टेस्ट पूछा जाए तो वो भी आपका परम सिद्धि ही है, ठीक है। फास्टेस्ट और लेटेस्ट परम सिद्धि है इंडिया का, ठीक है ना। ये आ गया आपका इंडिया का। 36 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अब आपको स्पीड के लिहाज से बताना है इन नीचे दी गई हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ए स्टेटमेंट क्या कह रही है, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। बी स्टेटमेंट है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये सी आपका ऑप्शन है, स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर इज सेम, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका B1, दैट इज मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछता हूं, मुझे बताओ आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर फास्ट है या आपका मिनी कंप्यूटर फास्ट है, ठीक है। आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो फास्ट है या आपका मिनी कंप्यूटर जो है वो फास्ट है, ठीक है। मेन फ्रेम और मिनी का अगर यहाँ पे पूछा गया तो मैं आपको बता दूं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो आपका ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन विद मिनी कंप्यूटर। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कैसे याद रखना है अपने, माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें कौन सा, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। स्पीड की बात करें अगर, स्पीड की, ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से आपको बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे है आपका कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है आपका मिनी कंप्यूटर, उसके बाद है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें स्पीड की, ठीक है, तो जो आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड है वो किसकी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की, उससे कम मिनी कंप्यूटर की, उससे कम माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें कॉस्ट की, ठीक है, कॉस्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर कौन है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया आपका सबसे कॉस्टलियर। उसके बाद मिनी कंप्यूटर जो है आपका उससे कम कॉस्टलियर है, ठीक है। अब सबसे कम कॉस्टलियर कौन सा आपका जो है, माइक्रो कंप्यूटर।
बात करें अगर स्टोरेज की, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद जो है उससे कम स्टोरेज है किसकी? मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। और सबसे कम स्टोरेज है किसकी? माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। अब ये जो भी आपको स्पीड का बता रहा हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर की सबसे कम है, उससे ज़्यादा मिनी की, उससे सबसे ज़्यादा किसकी है? मेन फ्रेम की। अब यहाँ पे मैं सुपर कंप्यूटर भी अगर लिखूंगा ना, ठीक है, सुपर कंप्यूटर भी अगर लिखूंगा, सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके नाम से ही क्लियर है, सुपर कंप्यूटर। कॉस्ट की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगी। स्टोरेज की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा स्टोरेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन हमने कर लिया। एक सेकेंड विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्म्स, हाँ। अब यहाँ पे मैंने आपको स्पीड के लिहाज से बताया, अब यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। कॉस्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनी कंप्यूटर इज कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर। बी आपकी स्टेटमेंट है मेन फ्रेम कंप्यूटर इज कॉस्टलियर देन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से कॉस्टलियर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, ठीक है। बोथ आर ट्रू, ये भी गलत हो जाती है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा रिमेनिंग है? A1, क्या? मिनी कंप्यूटर इज कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये देखिए यहाँ पे जब हमने कॉस्ट पे बात की थी, मिनी कंप्यूटर ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था मिनी कंप्यूटर इज कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? सबसे जो है आपका अगर बात करें कॉस्टलियर के हिसाब से तो वो सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद कम कॉस्ट किसकी है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। उससे कम कॉस्ट किसकी है? मिनी कंप्यूटर की। सबसे कम कॉस्ट किसकी है? माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 38 क्वेश्चन, इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा फास्टेस्ट है? जो लेटेस्ट है। और लेटेस्ट कौन सा? परम सिद्धि। तो यही फास्टेस्ट है और यही लेटेस्ट भी है। और 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डिवेल्प्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। 1991 में डिवेल्प किया गया था इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है? परम 8000, ठीक है। हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये आज का इस सेशन का है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या बता दूं मैं? ठीक है, चलो बता देता हूँ। देखो, ए ऑप्शन आपका ब्लाइस पास्कल, उसके बाद बी आपका चार्ल्स बेबेज, सी आपका जॉन वॉन न्यूमैन, डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया था बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें सीपीयू के आपको अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिले थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम दी गई थी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है ना। कुछ हमारा लेफ्ट तो नहीं रह गया? अगर लेफ्ट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैंने तो यही कोशिश की है कि कुछ भी लेफ्ट जो है वो ना रखा हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में से, तो मेरी कोशिश है वो यहीं से ही आए, जितना मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब हम उठाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो भी हुआ आप सिलेबस में देख लेना, आपको मेरी वीडियो जो आएगी नेक्स्ट, उसमें आपको वो टॉपिक देखने को मिल जाएगा। उस पर भी हम करेंगे टॉप 40 MCQs एज वेल एज मैं आपको क्या करूँगा, MCQs की दे दूंगा एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय।